नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज फिर मैं लेकर आई हूँ आत्मा का इंतकाम अनोखी दुल्हन का पार्ट 18। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज की कहानी, आत्मा का इंतकाम अनोखी दुल्हन का पार्ट 18। दोस्तों, सौम्य ने कहा, मम्मी न्यूज़ पर मत जाइए, वहाँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा हम कैसे जान सकते हैं। जब तक सच्चाई की तह तक नहीं जाएंगे। और न्यूज़ चैनल में तो वैसे भी आधे सच और आधे झूठ को मिलाकर चटपटी खबर बनाई जाती है। रही बात सम्मान की, तो मीनू में ऐसी कोई बात नहीं जिससे आपका सम्मान गिरता हो। फिर भी आपको लगता है तो सुन लीजिए, मैं भी कोई समझौता नहीं करूँगा। मैं उसके अलावा दूसरी जगह शादी नहीं कर सकता। आपको लगता है कि शादी बहुत अच्छी आई है, इसी लड़की से करनी है तो भाई निखिल की कर दीजिए। आपको यही तो डर है कि मैं मीनू से शादी कर लूँगा तो फिर उसकी अच्छी शादी नहीं होगी। बहन की शादी पर असर पड़ेगा तो पोजीशन सेम है। आपका जैसा मैं वैसा निखिल, आप उसकी निखिल से शादी करवाइए। मैं यहाँ नहीं रहूँगा तो आपको क्या असर पड़ेगा। निकिता की भी शादी करने जहाँ जाना तो यह बताना ही मत कि मेरा और कोई बेटा है, बस 2 ही बच्चे बताना। सौम्य ने शालिनी को यह समाधान बताया तो शालिनी का रहा सहा धीरज भी जाता रहा। वह बेटे वाह, इतने सब कुछ बता दिया, बहुत अच्छा किया। आज हम लोग गैर हो गए और वह न जाने कहाँ की राह चलती भीख मंगी सब कुछ बन बैठी, जो तुम्हें पाला पोसा और इस लायक किया कि तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, तो आज उसी बात के लिए हमको लात मार रहे हो। यही हमारे एहसान का बदला है। तो एहसान के बदले में मेरी जान ले लो और अपना एहसान पूरा कर लो। सौम्या कोई भी मौका नहीं चूक रहा था। कैसे मम्मी हैं और आप, जो मेरी इतनी सी खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब सब कुछ आपने अभी तक किया है तो इतनी खुशी और भी बख्श दो। बख्शने वाली बात ही कहाँ रही जब तुमने सब कुछ कह ही दिया है। तो जो भी तुम्हें करना है वह करो, कहकर शालिनी अपने कमरे में जाने के लिए मुड़ी तो सामने खड़े हुए सौम्य के डैडी कुलभूषण से टकरा गई। शालिनी उठकर गई तो उसकी थोड़ी ही देर बाद कुलभूषण की आंखें खुली तो सौम्य के कमरे में जोर जोर की आवाज़ें सुनकर वह भी उठकर आ गए थे और दरवाजे के पीछे खड़े रह गए थे, जिससे उन दोनों की बातचीत में बाधा ना पड़े। लेकिन इस नोकझोंक के सुनने से भी अपने को नहीं रोक सके थे। चुपचाप खड़े हुए माँ बेटे की बातचीत को सुन रहे थे। शालिनी रोते हुए अपने कमरे की ओर चली गई। कुलभूषण भी उसके पीछे पीछे चल गए। सौम्या के डैडी कुलभूषण से टकरा गई। शालिनी उठकर गई थी। उसकी थोड़ी ही देर बाद कुलभूषण की आंखें खुली तो सौम्य के कमरे से जोर जोर की आवाज़ें सुनकर वह भी उठकर आ गए थे और दरवाजे के पीछे ही खड़े रह गए थे, जिससे उन दोनों की बातचीत में बाधा ना पड़े। लेकिन इस नोकझोंक को सुनने से भी अपने ही नहीं रोक सके थे। चुपचाप खड़े हुए माँ बेटे की बातचीत को सुन रहे थे। शालिनी रोते हुए अपने कमरे ओर चली। कुलभूषण उसके पीछे पीछे चले गए। सौम्या ठगा सा देखता रह गया। वह यह सारी बातें करना नहीं चाहता था, लेकिन शालिनी ने मीनू के बारे में कहना शुरू किया तो उससे रहा नहीं गया और गुस्से ही गुस्से में बात इतनी बड़ी चली गई जिसकी उम्मीद भी नहीं की थी। उसने सौम्य धम बेड पर बैठ गया। उसका सिरदर्द और भी बढ़ गया था। उसने उठकर एक टैबलेट ली और आप फिर लेट गया। टीवी बंद कर दी और आंखें बंद करके सारी परिस्थितियों पर गौर करने लगा। अब तो नींद आने का सवाल ही नहीं उठता था। फिर से सन्नाटा छा गया था। शालिनी के कमरे से उसके बोलने की आवाज़ आ रही थी। सौम्या ने सोचा, डैडी से भी बात करने से क्या फ़ायदा है। वह तो हमेशा से ही घर में अपने मन की चलाते आ रहे हैं, किसी दूसरे की सुनते नहीं। उन्हीं को मम्मी फॉलो करती हैं। वह भी वही कहेंगी जो डैडी कहेंगे। सौम्य की भी शुरू से आदत थी कि जिस चीज़ की जिद ठान लेता उसे पूरी करके मानता था। इसके लिए उसने कई तकलीफ़ें भी सही थीं। घड़ी की सुई धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। 2:30 का समय होने जा रहा था। इस समय घड़ी की सुई की भी टिक टिक की
आवाज़ सुनाई दे रही थी। ऐसी अजीब शांति और अजब सन्नाटा अजीब सा लग रहा था। किसी बच्चे के सिसकने का स्वर गूंजा। सौम्य फिर परेशान हो गया। कौन है भाई, सामने आओ। फिर वही आफत। वह तो अच्छा खासा सो रहा था और उसे ही आवाज़ सुनाई दी, तभी तो वह जागा था। अब फिर यह क्या आफत लगी है से। एक तो उसका दिमाग पहले से भी भनाया हुआ था। क्या यह मेरे पागल होने का लक्षण है? सौम्य ने मन ही मन में सोचा। जो मुझे ऐसी अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी हैं। थोड़ी ही देर में उसका सिर भारी होता गया। उसकी आंखें ज़बरदस्ती ही बंद होती गईं। वह उस अवस्था में था जिसे न सोना कह सकते हैं न जागना। उसके हाथ पैर जैसे मन मन के हो गए, जिन्हें वह हिलाना डुलाना चाहे तब भी नहीं हिला सकता है। एक साथ जैसे हजारों सीटियों की तीखी आवाज़ उसके दिमाग में उतरती चली जा रही थी और उसका दिमाग जैसे कहीं गहरे गर्त में डूबता जा रहा था। वह किसी नई दुनिया में आ गया था। नीली पीली रोशनी का समंदर फैला है। सुहाना समय है, फूलों की खुशबू है, बहारों की सरगम है। उसमें कोई परी जैसी खूबसूरत लड़की है जिसके पीछे वह भाग रहा है। यह कौन सा नगर है, कौन सी जगह है, वह कुछ भी नहीं जानता। केवल इतना ही जानता है कि केवल वही दोनों हैं। कैसी हंसते हंसते वह उसकी बाहों में आ जाती है, कभी खिलखिलाते हुए दूर चली जाती है। दृश्य बदलता है। चारों तरफ काला बादल उमड़ रहा है। भयानक आंधी और तूफान है जो सब कुछ उड़ा ले जाना चाहती है। एक खूबसूरत गोल मटोल सा बच्चा जमीन पर पड़ा हाथ पैरों की साइकिल सी चला रहा है, खेल रहा है, कभी रो रहा है। एक काला साया उसके पास आता है। उसके हाथ में छुरा है। वह छुरा ऊपर उठाता है। यह देखकर सौम्य कांप जाता है। वह अपनी आंखें बंद करना चाहता है, लेकिन तभी उसके काले साए के हाथ नीचे आते हैं और खच की आवाज़ के साथ छुरा उस बच्चे के नन्हे से सीने में पेवस्त कर देता है। बच्चे की चीखने की आवाज़ आती है। सौम्य चीख पड़ता है। वह साय के पास जाता है। वह उसे झंझोड़ता है, उसे गालियां देता है। साया धीरे से उसकी ओर घूमता है और उसे देखकर सौम्य बड़े जोर से चौंकता है। अरे यह क्या? यह तो वह खुद है। उसकी चीख निकल जाती है। अब सौम्य के हाथ पैर ढीले नहीं हैं। वो झटके से उठकर बैठ जाता है। यह क्या? अब तो वह अपने कमरे में है। ओहो, तो वह सपना देख रहा था। इतना डरावना सपना। पसीने से तरबतर सौम्य की सांसें धोखनी की तरह जोर जोर से चल रही थीं। दिल बेतरह से धड़क रहा था। उसके कमरे का दरवाज़ा खुला। कुलभूषण और शालिनी एक साथ कमरे में आंधी के झोंके की तरह घुसे। शालिनी सौम्य के पास आकर बैठ गई। उसके माथे को छूकर देखा, पसीने से तरबतर उसके चेहरे को अपने आंचल से पोंछा। फिर बड़े कोमल स्वर में पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम ठीक तो हो? तुम इतनी जोर से चीखे क्यों थे? कुलभूषण के चेहरे पर चिंता की रेखाएं थीं। वह सौम्य से पूछ रहे थे, क्या बात है, तबीयत ठीक नहीं है? तो फिर डॉक्टर बुलाए। नहीं, मैं ठीक हूँ। वह केवल सपना था जो मैंने देखा था और कुछ नहीं। डैडी, आप जाकर आराम करें। मम्मी, आप भी आराम करें। आई एम सॉरी, आपको मैंने काफ़ी कुछ कहा। एक्चुअली मुझे गुस्सा आ गया था। सौम्य वास्तव में शर्मिंदा था। शालिनी ने उसकी पीठ थपथपाकर उसे तसल्ली दी और कहा, कोई नहीं बेटे, मुझे भी गुस्सा आ गया, लेकिन यह कोई लंबे समय का गुस्सा थोड़े ही था। माँ बेटे के बीच में भी कहीं लड़ाई होती है। वेल डन माय बॉय। ये हुई ना बात। आखिर बेटा किसका है? मेरा तो बहादुरी की ही बात करेगा। सॉरी कहने के लिए भी तो हिम्मत चाहिए। आई मीन ईगो हर्ट होता है ना, कहकर हंस पड़े। शालिनी भी मुस्कुराए बिना ना रह सकी, लेकिन सौम्य के होठों पर फीकी उदास मुस्कुराहट थी। बस, अच्छा, अब तुम भी आराम कर लो बेटे, कहकर कुलभूषण और शालिनी चले गए। सौम्य फिर से आंख बंद करके सपने के बारे में सोचने लगा। यह कैसा सपना था? ऐसा लग रहा था ये कुछ जाना हुआ सा है। इसके पीछे कोई ना कोई मकसद है। कुछ उसे याद आ रहा है, कुछ यादें दिलाने की कोशिश है। कहीं इस सपने का उस घटना से कोई संबंध नहीं जिसे उसने दबा रखा है। किसी को भी नहीं बताया, यहाँ तक कि घर में उसकी मम्मी डैडी को भी नहीं पता।
उसके भाई बहन को भी नहीं, किसी को भी नहीं। लेकिन उसे तो पल पल एहसास है, वह तो जानता है कि कहीं वह वही वजह तो नहीं है कि उसके दो दोस्तें जा चुके हैं, तीसरा विक्रांत बचा है। विक्रांत को भी फ़ोन करना है, उसे सावधान करना है। लेकिन अब तो कितने ही साल हो गए उस घटना को, वह भूल भी चुका है। वह तो राज बनकर दफन भी हो चुका है। नहीं नहीं, यह कुछ नहीं, यह सब उसके मन का वहम है। उसने कोई मूवी देखी होगी, उसी का ध्यान रहा होगा, वह सपना देखने लगा। धीरे धीरे उसका दिमाग हल्का हो गया। ऐसा लगा जैसे उसके सर पर कोई बोझ था जो धीरे धीरे उतरता जा रहा है। और आखिर पहर में आखिर उसकी आंखें लग ही गई और वह सो गया। वह मीनू जो एक ज्वाला की तरह सब तरफ आग लगा रही थी। पारिवारिक, राजनीतिक, पुलिस और अपराधी जीवन में उसके अच्छी तरह खलबली मचाई थी। इसी समय वह अपने फ्लैट में आराम से बैठी थी। यह वह पल थी जिसमें सौम्य के घर के पारिवारिक जीवन में तहलका मचा रखा था। माँ बेटे में तो ठनी हुई थी। कुलभूषण भी सौम्य से कुछ कहना नहीं चाहते थे। वह कांस्टेबल से भर्ती होकर एसओ के पद पर रिटायर हुए थे। हजारों लोगों से पाला पड़ा था। साइकोलॉजिकल नॉलेज बहुत अच्छा था। वे बेखूबी जानते थे कि कब किसके तोड़ा जा सकता है और कब मोड़ा जा सकता है, कहाँ पर समझाया जा सकता है, कहाँ पर डांटा जा सकता है। वह अच्छी तरह जान चुके थे। सौम्य भी ऐसी ही पोजीशन पर था। टूट सकता है मगर झुक नहीं सकता। आखिर क्या नशा है उस लड़की का जो उसने सौम्य के दिमाग को इतना जकड़ रखा है। वह कोई साधारण लड़की नहीं हो सकती। समय को इम्प्रेस करना भी आसान नहीं। बहुत बड़ा असर है उस लड़की का सौम्य पर कि वह अपने परिवार तक को छोड़ने को तैयार हो गया। उस लड़की से तो मिलना पड़ेगा, कुलभूषण ने मन ही मन में सोचा था। उससे वह अपने तरीके से निपटना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सौम्य से कुछ भी नहीं कहा था। उधर शालिनी खार गए बैठी थी। उसको भी कुलभूषण ने समझाया था कि गर्मी से नहीं, नरमी से काम लो, नहीं तो इससे तो अपना ही नुकसान है। उस लड़की का तो इलाज मैं करवा लूँगा, लेकिन सौम्य के सामने बिल्कुल मौन बनी रहो। वही शालिनी ने किया। इधर मीनू ने राजनीति के दिग्गज कुंवर अजीत सिंह की नींद हराम कर रखी थी। उसके जग जाहिर धर्म कार्य थे, लेकिन असलियत में अधर्म कार्यों की लिस्ट बहुत लंबी थी। उसे पल पल उस डर सता रहा था कि अगर मामला दबा नहीं तो कहीं का कहीं भी पहुंच सकता है। यह लड़की उसके राजनीतिक जीवन में धूमकेतु की तरह आई थी और सब कुछ तहस नहस किए दे रही थी। पता नहीं वह किसी मनुष्य घड़ी थी। जब वह वैशाली की किडनैपिंग के मामले में अचानक ही सिग्नेचर की तरह टपक पड़ी और उसके मानव तस्करी के धंधे को उजागर कर डाला। उसकी मानव तस्करी का जो सुराग पुलिस के पास पहुंच चुका था वह ओपन हो चुका था और जनता के सामने भी पहुंच चुका था। वह विरोधियों के लिए संजीवनी का काम कर रहा था। अब कुंवर अजीत सिंह एक ही बात सोच रहा था कि जैसे भी मौका मिलेगा और जैसे ही वह बाहर निकलेगा तो सबसे पहले तो वह इसी से निपटेगा, और अगर ज़्यादा उत्पात मचा तो खुद तो बर्बाद होगा ही, लेकिन इसका निपटारा तो वह जेल में बैठे बैठे ही करवा सकता है। अपने आदमियों को इस काम के लिए लगा देगा। वह जिस तरह से उसने पुलिस की मदद की थी, इससे उसकी पुलिस डिपार्टमेंट में धाक जम चुकी थी। अगर उसने मदद नहीं की होती तो भेड़ की खाल में छुपा भेड़िया अमित साहनी तो भाग चुका होता। यही नहीं, एसपी प्रदीप वाडेकर जो जैसे उसके फैन बन चुके थे, जिस तरह मीनू ने अपनी पहचान न छुपाकर मीडिया के सामने आकर सारे बयान दिए थे और खतरा भी मोल लिया था, उससे वे बहुत ही प्रभावित थे। यह एक बहुत बड़ी बात थी और आगे के केस में उसकी बहुत बड़ी भूमिका होने वाली थी। तीसरे मीनू ने अपराध जगत में भी अपनी दहशत छोड़ दी थी। क्राइम वर्ल्ड के दो दिग्गज इस समय हवालात में थे। उनकी जमानत मंजूर नहीं हो सकी थी और मीडिया में मीनू की खबर टीआरपी बढ़ा रही थी। इसलिए इस समय न्यूज़ चैनल की वह चहेती थी। इतने दिनों में ही उसके बारे में कोई रहस्यमयी कहानी चल पड़ी थी। किसी चैनल पर मीनू उर्फ मीनाक्षी के लिए अलग कहानी पेश होती तो दूसरा कोई और कहानी बनाकर लाता। उसने पहचान छुपाई थी, इसलिए
यह भी टीआरपी का एक बड़ा स्रोत बन गई थी। उसकी खूबसूरती के साथ रहस्य को लपेटकर वो चटपटी कहानी पेश की जाती कि दर्शकों की भीड़ इस समय न्यूज़ चैनलों से चिपकी रहती थी। टीवी सीरियल पीछे छूट गए थे। कुंवर अजित सिंह को जितना ऊंचा राजनीतिक कद था, उससे उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करके दिलवाना बहुत ही कठिन काम। हालांकि अभी तक जो भी सबूत मिले थे वह अमित साहनी और उसके बीच की सौदेबाजी, बातचीत, बिजनेस डील के बारे में ऑडियो वीडियोस थे जो फॉरेंसिक जांच होने के लिए गए थे। उसका रिजल्ट आना बाकी था। जिन वीडियोस में लड़कियों के फोटो थे वे महिला आश्रम और अनाथ आश्रम के रिकॉर्ड में थे, लेकिन जैसे ही यह वीडियोस मीडिया में आए, उन आश्रमों की फाइल में से उन लड़कियों को टाटा और उनके फोटोज भी गायब मिले थे। जाहिर था कि यह गायब किए गए थे और अभी हाल ही में यह काम हुआ था। सबूत मिटाने की कोशिश की गई थी। हर जगह से सबूत मिटाने की कोशिश की जाएगी। वहाँ काम करने वाले कुछ वर्करों ने उसके बारे में जानकारी मिली थी, लेकिन उसका पुख्ता सबूत नहीं मिला था। अब सबसे बड़ी समस्या यही थी कि उसका पता कैसे लगाया जाए। इसके लिए जब मीनू ने स्वयं जानकारी चाही तो यह समस्या उसको बताई गई थी। इसके लिए उसने जो पेशकश की थी उसे सुनकर एसपी प्रदीप वाडेकर दंग रह गए थे। यह लड़की कितनी जुनूनी है। एक बार की तो यह असमंजस में ही पड़ गए कि उसे परमिशन दे या ना दे, लेकिन मीनू उर्फ मीनाक्षी ने जोर देकर कहा कि सर मुझे इस काम को करने दो, मैं गारंटी लेती हूँ पूरा करके दिखाऊंगी। और वह काम था सभी महिला आश्रमों से बारी बारी से जाकर उन लड़कियों के बारे में पूरी जानकारी निकाल कर लाना और सबूत इकट्ठा करना। उसकी जिद पर इंस्पेक्टर मुखर्जी और एसपी वाडेकर उसकी मदद लेने को तैयार हो गए। वास्तव में इस काम को कोई लड़की या महिला ही कर सकती थी। मीनू के लिए कदम कदम पर पुलिस की सहायता मुहैया थी। यह जगह थी कावेरी नारी निकेतन के बाहर वाली सड़क संचालिका के सामने। दो वर्कर एक लड़की को लेकर आए। उन्होंने बेहद दुखियारी लड़की का मुआयना किया। उसके बाल बिखरे थे, शरीर पर चोट के निशान थे, फटे कपड़े पहने थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कई दिनों से खाना नहीं खाया है। मैडम, यह आश्रम के बाहर सड़क पर बेहोश पड़ी थी। पानी के छींटे डालकर इसे होश में लाए तो उसके बारे में पूछा तो कुछ बोल नहीं पा रही थी। बहुत डरी हुई लग रही थी। लगता है बहुत ही दुखियारी है। वह तो कहो कि सही जगह आश्रम के बाहर बेहोश होकर गिरी, नहीं तो कहीं दूसरी जगह पता नहीं उसका क्या हाल होता। वर्कर ने आंख दबाकर संचालिका की तरफ देखा। संचालिका शारदा देवी ने कहा, जाओ इसे पहले भरपेट खाना खिलाओ। उसे ले जाकर बिठाया गया। सामने खाना रखा गया तो उसने जैसे तैसे हाथ धोए और खाने पर ऐसे टूट पड़ी जैसे उसने कई जन्मों से नहीं खाया है। तो दोस्तों, आज की मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लग रही होगी।